नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में। अगर आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में हैं और आपकी परीक्षा लिखने वाली होती है, यानी आपको एक कॉपी मिलेगा और आपको पेन अपनी तरफ से ले जाना है और लिखना होता है अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस। आप यह सोच रहे हैं कि पेपर कैसा आएगा गुरुजी, और पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या पढ़ना है, कैसे तैयार करना है, कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा तो क्या किया जाए, परीक्षा के अंतिम दौर में आखिरकार क्या ऐसा सॉल्यूशन है जिससे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए जा सके और परीक्षा अपनी अच्छे अंक से उत्तीर्ण की जा सके। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। राजनीति शास्त्र को अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस के नाम से जाना जाता है। इसको राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान भी हिंदी में कहते हैं। इसके साथ ही साथ में इसमें आपको जब आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में होते हैं तो आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान, इसके बारे में आपको बहुत ही बारीकी के साथ जानना होता है। इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से और भारत के संविधान से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। मैं केवल इन्हीं प्रश्नों के बारे में नहीं बल्कि पूरा प्रश्न पत्र आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार 2025-26 यानी अभी की परीक्षा में कल दो दिन पहले परीक्षा हुई है, उसमें पेपर जो आया है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर क्या लिखने थे, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। यानी यह वीडियो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाने का एक वीडियो है जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक महासंग्राम, महामैराथन क्लास जिसमें सभी इकाइयों से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे और उनको मैं बारीकी के साथ आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। कुछ ऐसे प्रश्न भी मैंने शामिल किए हैं जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं और पेपर वाले तो है ही। आइए मैं सबसे पहले आपको पेपर दिखाने का प्रयास करता हूं, फिर उसके बाद में उसके हल को समझेंगे। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर पेपर आ चुका है। ये देखिए, पेपर आपका 2025-26 अभी जस्ट का पेपर है और ये मेरे पास आया। मैंने कहा इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। सेमेस्टर 1 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 25-26 का पेपर है। पॉलिटिकल साइंस में क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एंड यानी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान। यहां से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका पूर्णांक है 75 नंबर का। 2 घंटे में आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना था। आपके 3 खंड में उत्तर बटे हुए हैं, खंड आ, बा और सा। खंड आ की बात की जाए, नोट कह रहा है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड, यानी सभी खंडों से निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन सीरियल ऑर्डर ओनली इफ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चंस आंसर देन इन कंटिन्यूअस। मतलब कि आपको कह रहा है कि आपको जो उत्तर देना है, जैसे मान लेते हैं पहला प्रश्न है, अब पहले में मान लेते 3 पार्ट है, जैसे 1 2 ठीक है 3। अब इन तीनों के उत्तर जो है एक ही तारतम्य में लिखनी, पहले पहले का उत्तर लिखे फिर पहले का, ये यानी कि पहले पूरा उत्तर लिख ले फिर उसके अंदर दूसरा क्वेश्चन करें। ऐसा नहीं कि पहले का पहला लिख दिया फिर दूसरे का तीसरा लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। साफ साफ कह रहा है कि अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रम के अनुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में आपको लिखना है। आगे कह रहा है कि नो बी कॉपी विल बी प्रोवाइडेड, क्योंकि 2 घंटे की परीक्षा है। साफ साफ बीए में अब की बार तो सीधे सीधे यही बताया जा रहा है कि आपको बी कॉपी नहीं मिलेगी। आप कितना बड़ा विद्यार्थी हो, बी कॉपी आपके लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बी कॉपी जो बच्चा भरता है निहायती एक प्रकार से बेवकूफ इंसान होगा जो बीए में बी कॉपी इस समय भरेगा। क्योंकि 2 घंटे की परीक्षा में दुनिया का कोई ऐसा महारथी नहीं है जो कि 2 घंटे की परीक्षा में पूरी की पूरी बीए की कॉपी एक भर दे और पूरा दूसरी कॉपी भी वो ले ले। इसीलिए बीए वालों ने नियम लगाया कि भैया एक ही कॉपी मिलेगी। अब तो एक ही कॉपी मिलती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बी कॉपी तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे कितना भी आप हो। और वैसे मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं तो बीए में आप ज्यादा लिखने पर नंबर नहीं बल्कि कब लिखने पर नंबर मिलते हैं, सटीक उत्तर लिखने पर नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बी कॉपी उपलब्ध नहीं है। लघु उत्तरीय प्रश्न खंड आ में बेसिकली यहाँ पर अति लघु उत्तरीय छोटे क्वेश्चन दिए ही नहीं गए हैं। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके श्रृंखला में दिए गए हैं। अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग पैटर्न होता है। बाकी अति लघु उत्तरीय के हिसाब से मैं समझा कर बहुत सारे प्रश्नों को मैंने तैयार इसमें करवाया है, इसमें बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखें, ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन आर कंपलसरी, यानी 5 क्वेश्चन से 5 करने हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन से 5-5 नंबर के हैं, आपको सारे प्रश्न करने हैं। पहले में 9 पार्ट है। व्हाट वाज सिग्निफिकेंस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का सिग्निफिकेंस माने महत्व बताइए। ठीक है, तो पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ूंगा नहीं और बहुत ही बारीकी के साथ समझाऊंगा। दूसरा प्रश्न, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं बताएं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है उसके बारे में बताएं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, नीति निर्देशक तत्व कौन से, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो भारत के भाग 4 में है भारतीय संविधान की। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा क्या है इसको बताएं। सब कुछ बारीकी के साथ आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है उसको समझाएं। अगला क्वेश्चन है स्टेट द मेन पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की प्रमुख शक्तियों के बारे में बताएं। इसके अलावा राइट अ नोट ऑन नीति आयोग, नीति आयोग जिसको पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे, 2014 में इसको जो है योजना आयोग के नाम से, नीति आयोग के नाम से मशहूर कर दिया गया। तो नीति आयोग पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनराविलोकन क्या है इसके बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा राइट अ नोट ऑन इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। सेक्शन बी यानी कि खंड बा की बात की जाए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 प्रश्न है, केवल एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है। देखिए दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है, यानी कि ये दीर्घ उत्तरीय का है, लघु उत्तरीय जैसा मान लीजिए, दीर्घ उत्तरीय का वैसे है। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन दैट लेड टू द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं बताएं और उसके संवैधानिक महत्व की व्याख्या कीजिए। वही अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रश्न परीक्षा में एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो कि 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक शामिल है। भाग होगा आपका 3, भाग 3 में इसका अर्थ आपको बताना है, इसका नेचर यानी प्रकृति और इसका महत्व आपको बताना है। इसके अलावा 5वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्सप्लेन द प्रोसीजर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया अंडर आर्टिकल 638 यानी कि 638 यानी कि 368, अनुच्छेद 368 के तहत भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको समझाइए। तो 368 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, इसमें संविधान में कैसे बदलाव किया जाएगा इसको लिखा गया है। खंड सा की बात की तो इसमें भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही है, एक ही प्रश्न करने हैं, कई प्रश्न में से 4 प्रश्न दिए गए, केवल एक प्रश्न करने 15 नंबर के हैं। प्रश्न है डिस्कस द इलेक्शन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी शक्ति और उसका कार्य, उपराष्ट्रपति का क्या है। इसके अलावा डिस्कस द कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, हाउ इज इट मोर पावरफुल देन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रश्न कह रहा है कि विधानसभा की संरचना, विधानसभा राज्यों में होती है, विधानसभा की संरचना ने स्ट्रक्चर, शक्तियों और कार्यों पर चर्चा कीजिए। यह विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली क्यों होती है। विधान परिषद के सदस्यों को हम एमएलसी कहते हैं, ठीक है, और विधानसभा के सदस्यों को हम एमएलए कहते हैं, यानी कि विधायक जो होते हैं वो होते हैं ये वाले, विधान परिषद में बैठते हैं। एमएलसी जो होते हैं वो विधान परिषद में बैठते हैं। जो बड़े राज्य होते हैं भारत के, उनको चलाने के लिए जो है विधानसभा विधान परिषद दोनों होती है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड एवल्यूट इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और भारतीय लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव है इसके बारे में बताइए, इसका मूल्यांकन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर डिस्कस द लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों पर चर्चा कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे गए थे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को आपको बताने का प्रयास करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाला है, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सॉल्व क्वेश्चन पेपर में इसको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लघु उत्तरीय बोलो, अति लघु उत्तरीय बोलो, कैसे भी प्रश्न बोलो, आराम से मैं चर्चा करूंगा इन पर।
प्रश्न है आपका, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व था, इसके बारे में से पूछा गया प्रश्न, बताएं। देखिए परिचय भी लिखेंगे। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने कहा था साफ साफ करो या मरो का नारा भी दिया था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगस्त के महीने में क्रांति शुरू हुई थी और एक भीषण जो है जन आंदोलन बन गया ये। और अंग्रेजों को इस आंदोलन के बाद में ये लगने लगा था कि भारत में रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि अब नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा है। अंतोगत्ता 1947 में यहाँ से छोड़ करके भागते हैं वो। इसका महत्व लिखेंगे। महत्व ये बेटा, जन जागृति। इस आंदोलन ने पहली बार भारत के आम नागरिकों, किसानों और छात्रों को सीधे ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ खड़ा कर दिया था। इसके अलावा अंतिम चेतावनी करो या मरो के नारे ने अंग्रेजों को स्पष्ट कर दिया था कि अब वे भारत पर अधिक समय तक शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गांधी जी जो अहिंसा के पुजारक थे, उन्होंने अभी तक क्या कहते थे कि अहिंसा परमो धर्मा। अभी तक गांधी जी क्या कहते थे? अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन अब आगे वाला जो श्लोक की लाइन है उसको भी गांधी जी बोलने लगते हैं, क्योंकि गांधी जी गीता के बड़े विद्वान आदमी थे। तो गांधी जी ने कहा क्या? कान खोलकर सुन लो सभी क्रांतिकारियों का, क्या 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 कहा? अहिंसा परमो धर्मा, और धर्म हिंसा तथैव चा। अगर धर्म के लिए हिंसा करनी पड़ी, धर्म माने कि अपने कर्तव्य के मार्ग में अगर कोई हिंसा भी करनी पड़ती है और बार बार अहिंसा का साथ देने पर भी अगर हमको सफलता नहीं मिलती है, तो अगर धर्म के मार्ग में या धर्म को लोग नष्ट कर रहे हो, आपके कर्तव्य के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हो, आपके देश पर चढ़ करके एकदम से झंडा गाड़ रहे हो अपने देश का, ऐसे में हिंसा करना कोई पाप नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन धर्म के लिए करी गई हिंसा भी अहिंसा के बराबर होती है। गांधी जी ने जैसे इतना कहा, उन्होंने कहा करो या मरो का नारा गांधी जी ने दे दिया। अंग्रेजों को लग गया कि वो गांधी जो अभी तक अहिंसा का पुजारी था, वो गांधी किस तरीके से अब इस तरीके की बात कर रहा है। अंग्रेजों को लग गया कि भैया अब ये दो पेट दो मिलकर चल रहा है, एक लकुटिया टेक नहीं होगा। अब ये ऐसा लकुटिया टेक है जो हमको यहाँ से लकुटिया टेकवा देगा ब्रिटेन की ओर। अब अंग्रेज लोग एकदम से कांपने लगे, थर 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 थर। इनको लग गया कि भाई अब यहाँ पर रहने का बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्वतंत्रता का मार्ग यहाँ से दिखा। इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी इस आंदोलन ने, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की आजादी की नींव रखी। चूंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में जाकर के खत्म हुआ। उसके बाद से पूरा विश्व जो है एक बहुत भीषण नरसंहार से गुजरा था। ऐसे में एक भीषण नरसंहार जो हुआ था यूरोप में, वो भारत में भी ना हो जाए, इसको लेकर के भी लोगों को भय सता रहा था। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यह आंदोलन भारतीय वीरता और अटूट संकल्प का प्रतीक था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन से डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं बताइए। बढ़िया क्वेश्चन से परीक्षा में यही सब प्रश्न आएंगे, सीधे तौर पर प्रश्न आएगा। ये बात आप ध्यान। मैंने यहाँ पर भारतीय संविधान से ज्यादा प्रश्नों को रखा है, वैसे पेपर में भी भारतीय संविधान से ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वहां से कम ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से आएगा। ठीक है, तो ये सब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, पहले आपने देखा होगा। ठीक है, परिचय समझे। भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विशाल संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है और व्यापक लिखित संविधान, यानी कि सबसे बड़ा संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इतने बड़ा कोई नहीं है। इसमें वर्तमान जब लिखा गया था तब 395 अनुच्छेद, ठीक है, 8 अनुसूचियां और 22 भाग हुआ करते थे। अब भाग कम से कम आपके 25 भाग हुए थे, फिर कुछ कम हुआ है। 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं और 448 से अधिक अनुच्छेद इसमें शामिल हो चुके हैं। तो मिलाकर के आप देखें तो बहुत सारी चीजें इसमें बदल चुकी हैं। 104-5 बार संशोधन भी हो चुका है। इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। पहली बात तो लिखित और विशाल संविधान है। इसमें वर्तमान में 448 से अधिक अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां शामिल हो चुकी हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? लचीला और कठोरता इसमें है, यानी कि इसके कुछ ऐसे नियम है संविधान के जो बहुत जल्दी बदल जाते हैं, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल संविधान कहते हैं। लचीलापन है। कठोरता इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको बदलने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें संविधान संशोधन करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपका वो होता है, आपका जीएसटी लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, तो ऐसे ही समझ ले। इसमें संशोधन की प्रक्रिया ना तो बहुत आसान है और ना ही बहुत कठिन है, यानी कि दोनों के बीच का काम करती है। कुछ ऐसे प्रावधान है जो बहुत सरल है, कुछ ऐसे प्रावधान है जो कि बहुत कठिन है। ठीक है, तीसरी विशेषता लिखेंगे भारतीय संविधान की बाबू।
तीसरी विशेषता है संसदीय शासन है, यानी कि यहाँ पर कैसा व्यवस्था है, संसदीय शासन है, यानी संसद होगी, उसके दो सदन होंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जो लोकसभा होती है उसका जो एक प्रकार से मुखिया होता है, लोकसभा का जो लीडर होता है वो आपका प्रधानमंत्री ही देखता है। कार्यपालिका कौन देखता है, प्रधानमंत्री ही देखता है। ठीक है। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति बस सिग्नेचर करने के लिए होता है। ठीक है। अगली विशेषता धर्मनिरपेक्षता, यानी भारत का अपना कोई धर्म या अपना कोई राजकीय धर्म या कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यह सभी धर्मों का समान सम्मान करता है। कि भारतीय संविधान में उसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्षता शब्द 1942 में जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, न्याय यानी जस्टिस एंड समानता यानी कि आपका इक्वलिटी के सिद्धांतों पर, इनके प्रिंसिपल्स पर एक आधारित है और एक जीवंत दस्तावेज है जो पुस्तक के रूप में लिखा है। ठीक है। यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे, जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पूरे सभी चीजों का, ऐसे कई पेपर मैंने सॉल्व किए हैं, उन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इन बच्चों को लेना है 9984 039 139 पर एसएमएस कर दीजिएगा। आपके लिए कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए कोर्स की व्यवस्था हो चुकी है। क्योंकि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा तुरंत सेकंड सेमेस्टर में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, तो उसके लिए फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की बात की जाए तो उसके लिए फीस जो रखी गई है बहुत कम रखी गई है। ठीक है। वैसे एक सेमेस्टर की फीस जो है आपकी कितनी रुपए है, 100 रुपए फीस एक सेमेस्टर की थी अभी तक। ठीक है। लेकिन आपके लिए एक ऑफर शुरू कर दिया गया है, तो जो बच्चे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर एसएमएस करें 9984 039 139। ठीक है। इस नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। जैसे इतना लिख करके एसएमएस करेंगे, अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सभी सब्जेक्ट के नेम और किस सेमेस्टर में है, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए भेज देने। अगर आपको केवल फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए और पीडीएफ नोट चाहिए और आपको जुड़ना चाहिए, ठीक है, ग्रुप में जुड़ना है, तो आप केवल एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है और 100 ही रुपए रहेगी। लेकिन अगर जो बच्चा चाहता है गुरुजी हम फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का एक साथ जुड़ जाएंगे तो हमारे लिए कुछ व्यवस्था हो जाएगी, बिल्कुल आपके लिए कंसेशन ये व्यवस्था कर दी गई है कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए 200 रुपए फीस अब जो थी पहले वो नहीं लगेगी। यानी कि अब आपकी फीस कितनी लगेगी, मात्र 150 रुपए। 150 रुपए फीस में आपको केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लास भी सेकंड सेमेस्टर की आपको उसमें चलती मिलेगी। 6 महीने तक आप उसमें जुड़े रहेंगे, पूरा का पूरा सेकंड सेमेस्टर पढ़ाई होगी। यानी उसमें जून जुलाई तक आप जुड़े रहेंगे। सेकंड सेमेस्टर वाला पूरा ग्रुप जून जुलाई तक, जब तक आपका पेपर नहीं होगा सेकंड सेमेस्टर वाला, तब तक आपको पढ़ाया जाएगा। अब की बार तो आपका लिखने वाला आ रहा, तो आप पेपर 2 लिख पा रहे हैं, बढ़िया से लिख लेंगे। लेकिन अगली बार क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा में नंबर उठाने का चांस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर हो सकता है कम मिले, लिखने वाली परीक्षा में नंबर आपको कम मिलता है। ठीक है। कितना भी आप लिख डालोगे 70% से ऊपर कभी भी नहीं पाओगे। लिखने वाली परीक्षा में 70, अगर 100 नंबर का पूर्णांक है आपका, तो आप उसमें से ऐसे ही 75 नंबर का 70 नंबर का पूर्णांक है, इनमें से आप अगर बहुत ज्यादा लिख लोगे तब भी आपका 45 या 50 नंबर पाओगे। 45-50 बहुत हो गया। ठीक है। ये इसमें लिखने वाली परीक्षा में। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है तो उसमें 70 में 75 लगा करके आओगे, 70 में 70 लगा करके आओगे। ऐसा होगा, क्यों होगा, कब होगा, जब आप हमारे प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में मैं अब की बार प्रैक्टिस सेट पर काम करूंगा, कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट आपकी, उसकी पीडीएफ विथ आंसर भी उसके साथ रहेगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी समझा करके पूरा विस्तार से बताया जाएगा। वो सब प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ हमें मिल जाएगी, कहीं से आपको किताब सीरीज लेने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी और सब कुछ आपको मिलता रहेगा वहां पर। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था आपके लिए करने का प्रयास है। और सेकंड सेमेस्टर, एक सेमेस्टर की आप सीरीज खरीदते हैं, 60 रुपए की एक सब्जेक्ट की सीरीज आती है। आप 4-5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदोगे, कितने की आ जाएगी आपकी, कम से कम 300 रुपए खर्च हो जाएंगे एक सेमेस्टर में। दोनों सेमेस्टर में 600 रुपए खर्च हो जाएंगे। किताब लोगे कम से कम आपका 1500-2000 रुपए खर्च हो जाएंगे। तो ये सब आपका खर्चा ना हो, इसलिए आप अगर हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे, व्हाट्सएप के पीडीएफ नोट्स प्राप्त करेंगे, लाइव क्लास वाले ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उसमें मात्र 150 रुपए में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर आपको मिल जाएगा। ये आपके लिए बड़ी फायदेमंद चीज है। मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को जुड़ना चाहिए। पिछले 7 सालों से मैं बीए के क्षेत्र में अध्यापन का कार्य करवा रहा हूं। एक सफल गाइडेंस के साथ मैं आपकी परीक्षा उत्तीर्ण करवाता हूं। ये पेपर में आप देखेंगे सारे क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वो सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप राम मनोहर लोहिया से संबंधित हैं, अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, मासा कुम्हरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड, मासा कुम्हरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। इन सभी के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर आपका देखिए सिद्धार्थ में या डीडीयू में क्या हो गया है कि
ऑब्जेक्टिव पेपर होता है डीडीओ में, और उसका जो पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट है वो वाला शामिल कर दिया गया है। सिद्धार्थ में शायद शामिल कर दिया गया है, तो वो सेकंड सेमेस्टर में मैंने पढ़ा है, तो उसका भी नोट्स आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा ताकि आप उसको पढ़ लें। ठीक है, तो आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ आपका सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट वस्तु, प्रोफेसर रज्जू भैया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, सभी के बच्चों के लिए है। को करिकुलर से लेकर के माइनर मेजर सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी। तुरंत एसएमएस करें, देर न करें। चलिए आगे देखते हैं तीव्र गति से अगला प्रश्न। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका भैया। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है, इसके बारे में बताएं। देखिए परिचय समझे। राज्य के भाग यानी कि संविधान के भाग 4 के मतलब भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है। 36 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद में पूरा राज्य को क्या करना चाहिए, जनता के फायदे के लिए राज्य क्या क्या कर सकता है, उसके बारे में पूरा बताया गया है। वर्णित ये तत्व तो राज्य को कल्याणकारी नीतियां बनाने के निर्देश देते हैं कि राज्य जो है अच्छा करेगी जिससे जनता का कल्याण हो सके। इसका महत्व ये है कि कल्याणकारी राज्य, इनका मुख्य उद्देश्य है भारत को एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बनाना, ताकि सभी लोग समाज में समान हो, किसी के साथ छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, और सभी लोगों के पास बराबर बराबर पैसा हो, यानी कि जो असंतुलन है वित्तीय उसको बराबर किया जाए। दूसरी विशेष उद्देश्य इसका यह है महत्व की नीति निर्माण का आधार है। यानी राज्य को या देश को जब कोई नीतियां बनानी होती तो एक बार वो संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों को जरूर पढ़ता है। वहां पर बताया गया कि आप किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो सरकारें अपनी नीतियां बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखने के लिए नैतिक रूप से बाध्य होती हैं, मोरल रूप से, कानूनी रूप से बाध्य नहीं होती हैं। आप अगर देश अगर ये नहीं करता है, कानून नहीं बनाया जाता इसको लेकर के, आपका फायदा नहीं दिया है, तो इसके खिलाफ आप मतलब कि केस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का आपके हनन होता है तो आप सरकार के खिलाफ भी केस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नैतिक निर्देश नीति निर्देशक तत्वों में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आप नहीं कर सकते ऐसा। ये न्यायालय में बाध्य नहीं। सामाजिक न्याय, ये समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और संसाधनों के समान वितरण पर ध्यान देती हैं, जोर देती हैं, ताकि सभी को बराबर बराबर चीजें मिले और सभी लोग आगे बढ़ सके। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं यद्यपि ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, फिर भी ये देश के शासन के मूलभूत आधार हैं, और जो देश होता है वो अधिकतर देश जो है इसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। नहीं करेगा अगर देश तो आप उसके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये करते ही हैं देश के लोग, ये नैतिक जिम्मेदारी है उनकी। चौथा प्रश्न, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की मूल संरचना की अवधारणा क्या, इसके बारे में बताएं। परिचय समझिए। मूल संरचना का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम जो मामला आया था, केशवानंद भारती बनाम स्टेट राज्य का जो मामला आया था, उसमें दिया गया था कि भाई संसद का जो मूल ढांचा होगा संविधान का वो क्या होगा, क्योंकि कहा गया कि मूल ढांचे में बदलाव नहीं होता है। तो मूल ढांचा क्या है उसको बताया गया, कोई उसे कोई परिभाषा दी नहीं गई है, लेकिन फिर भी कुछ बताया गया। संसद की शक्ति पर सीमा, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती या मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। संविधान परिवर्तन जरूर कर सकती है, क्योंकि लेकिन पूरा का पूरा संविधान ही अगर सोचे कि हम खत्म कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता। उसका जो मूल ढांचा है संविधान का उसको नहीं बदल सकती। कौन नहीं बदल सकती? उसको यही नहीं बदल सकती, संसद। ठीक है, क्योंकि 1976 में ही आप देखते हैं क्या हुआ था। 1976 में ही इमरजेंसी लगी थी, और उस इमरजेंसी में इन्होंने इंदिरा गांधी जी ने बहुत परिवर्तन कर दिया था, 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। दूसरा महत्व यह है कि प्रमुख तत्व लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, संघीय ढांचा और न्यायिक पुनराविलोकन को मूल ढांचा माना गया है। यानी लोकतंत्र को यहां से खत्म नहीं किया जा सकता भारत में से, पंथ निरपेक्षता यानी धर्मनिरपेक्षता को नहीं खत्म किया जा सकता, संघीय ढांचा है, ये संघीय ढांचा यानी कि देश का जो संघीय ढांचा है वो, न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति, इस सभी को आप नहीं खत्म कर सकते हैं। ये मूल ढांचा है, इसमें संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके अलावा न्यायिक सुरक्षा, यह सिद्धांत संविधान की आत्मा को राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो न्यायिक सुरक्षा क्या है कि संविधान के हिसाब से अगर काम नहीं होगा, सरकारें संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगी, तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है न्यायालय के पास है, उच्चतम न्यायालय के पास है। उच्चतम न्यायालय फिर से उस कानून को रिजेक्ट कर देगा और कहेगा कि भाई इसमें सुधार करो। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत भारतीय संविधान की सर्वोच्चता और गरिमा को बनाए रखता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, इसको बताएं। देखिए परिचय समझे।
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। इसको कह सकते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है इनका चुनाव, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और इन सभी के मतलब संसद के दोनों सदन और राज्य की विधानसभाओं के दोनों सदन जो होते हैं वो शामिल होते हैं। उसके केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, नॉमिनेट सदस्य नहीं शामिल होते, यानी कि जो नामांकित सदस्य वो नहीं शामिल होते, जिसको राष्ट्रपति, चूंकि राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में 12 लोगों को चुन करके भेजता है, 12 लोग राष्ट्रपति को वोट देंगे जिन्होंने चुना है, लेकिन ऐसा उनको नहीं, ऐसे जिनको चुना गया वो नहीं दे सकते। इससे राष्ट्रपति चुना है किसको, जैसे पहले खिलाड़ी थे क्रिकेट के जिनको राज्यसभा का वो मिला था, वो था सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जी को वोट डालने का अधिकार नहीं था राष्ट्रपति को, ठीक है, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य थे और वो चुने गए नहीं थे, बल्कि वो निर्वाचन से नहीं बल्कि वो नॉमिनेट किए गए थे, राष्ट्रपति ने उनको चुना था। निर्वाचक मंडल, इसमें संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं, खास करके विधानसभा में आपका विधानसभा क्या होती है, जैसे कि जहां पर एमएलए यानी विधायक जो होते हैं, उन विधायकों में से जो निर्वाचित सदस्य हैं वो सब भाग लेते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रणाली क्या होती है, चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशनल और एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो एक सिस्टम होता है, इसके तहत चुनाव होता है राष्ट्रपति का। इसमें वोट का मूल्य भी देखा जाता है, विधायकों और सांसदों के मतों का मूल्य एक विशिष्ट सूत्र के आधार पर तय किया जाता है, ठीक है, और इस तरीके चुनाव होता है। विधायक और सांसद वोट देते हैं तब जाकर के राष्ट्रपति जीतता है। इसके लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, आप भारत के नागरिक हो, सबसे पहली बात है। दूसरी बात है 35 साल की उम्र आपकी पूरी हो चुकी हो, आप किसी लाभ के पद पर ना हो, आप पागल या दिवालिया आप ना हो, ठीक है, आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 50 सांसद या 50 विधायक, मतलब 50 सांसद विधायक कोई हो, विधायक या सांसद कोई हो, तो 50 अनुमोदक होने चाहिए और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। 100 सांसद या विधायक में से दोनों में मिला करके 100 लोग आपके तरफ होने चाहिए, तब आप जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है या करे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है प्रश्न, स्टेट द मेन पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर। भैया मुख्यमंत्री प्रमुख शक्ति का है, बताओ मुख्यमंत्री का कह सकत है, योगी बाबा का कह सकत है, तो योगी बाबा कौन है, मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनके लगे कौन कौन पावर है, आइए वह समझे थे। परिचय लिखो, मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, जैसे कि केंद्र की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। प्रमुख शक्तियों की बात किया तो मंत्री परिषद का गठन जो है मुख्यमंत्री ही करता है। वह मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सलाह देता है कि कौन से मंत्री किस व्यक्ति को किस विधायक को कौन सा मंत्री पद देना है, यह मुख्यमंत्री ही डिसाइड करता है। और उनके विभागों का बंटवारा करता है कि कौन सा रेल मंत्री होगा, कौन शिक्षा मंत्री होगा, कौन कुछ मंत्री होगा, कि कौन पुलिस वाला मामलों को देखेगा, क्या कौन होगा, सब कुछ ये मुख्यमंत्री ही डिसाइड करता है, जैसे प्रधानमंत्री डिसाइड करता है केंद्र स्तर पर। राज्यपाल और कैबिनेट की कड़ी, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी राज्यपाल तक पहुंचाता है और राज्यपाल जो होता है उसी हिसाब से सबका चुनाव करता है। राज्यपाल ही शपथ दिलवाता है इसके मुख्यमंत्री को। विधानसभा का नेता होता है ये, सदन के नेता के रूप में वह महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों की घोषणा करता है, कौन, मुख्यमंत्री ही। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन की या का धुरी बिंदु होता है, जिसके पास वास्तविक निर्णय लेने की एक शक्ति होती है किसी भी मुद्दे पर, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री पावर होता है देश के लिए, ऐसे राज्य के लिए मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन नीति आयोग। नीति आयोग पर टिप्पणी कीजिए। नीति आयोग को पहले हम योजना आयोग के नाम से जानते हैं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग शब्द का प्रयोग माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसी को नीति आयोग कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग इसे कहते हैं, NITI, इसका गठन किया गया। इसमें मुख्य बातें ये है बाबू, इसमें थिंक टैंक की बात की गई। थिंक टैंक क्या है, यह भारत सरकार के लिए एक बौद्धिक संस्थान है, उसके रूप में काम करता है और रणनीतिक सलाह देता है सरकार को कि भाई आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सहकारी संघवाद, यह राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है, ठीक है। इसके अलावा संरचना की बात की है तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं इसके अध्यक्ष होते हैं और इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। निष्कर्षतः
नीति आयोग सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ देश के विकास का रोड मैप तैयार करता है और इस तरीके से आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन से आपका व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? न्यायिक पुनरावलोकन का क्या क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका जो होती है उसके पास एक पावर होती है कि संसद अगर कोई कानून बनाती है तो उसको दोबारा से एक बार चेक करने के लिए फिर से बता सकती है न्यायपालिका। जैसे समझो इसको परिचय में, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, अवलोकन मैंने देखना, पुनर माने दोबारा से, न्याय के हिसाब से। न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका माने कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, संसद या कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करती है कि भाई आपने जो कानून बनाया है वो संविधान के हिसाब से सही है या नहीं है, संविधान की धारा के हिसाब से है अथवा नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। इसकी पूरी जांच पड़ताल कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करता है। इसका महत्व ये है कि संविधान की रक्षा करता है। संविधान की रक्षा के लिए संविधान का अंतिम व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट ही होता है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध होता है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, उसको वो नहीं पास होगा। ठीक है, न्यायालय चाहेगा तो। शक्ति संतुलन, यह कार्यपालिका और विधायिका को अपनी सीमाओं में रहने के लिए मजबूर करता है न्यायपालिका कि भाई आप उड़ो ना ज्यादा, हमसे बढ़ करके आप नहीं हो। न्यायपालिका बताती है कि संविधान से कोई ऊंचा नहीं है, संविधान से कोई बड़ा नहीं है, संविधान के दायरे में रह करके चलोगे, काम करोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो आपका नियम जो है एकदम शून्य मान लिया जाएगा और आप उससे आगे नहीं होते। यानी कि ये इनकी शक्तियों को कंट्रोल करती, मजबूर करती, तो शक्ति संतुलन भी करती है ये। इसके अलावा नागरिक अधिकार, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक कवच की तरह काम करता है, क्योंकि अभी ऐसा ना होता तो ये लोग जो संसद में बैठे लोग हैं ऐसा ऐसा कानून बना देते कि आपको एक प्रकार से पता ही नहीं चलता कि आपका मौलिक अधिकार छिन गया कि नहीं छिन गया। लेकिन ये तो कहो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, जैसे किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तुरंत जो है लोग, विपक्ष के लोग या फिर पक्ष के लोग, कोई भी व्यक्ति हो, वो जाकर के एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट खुद ही, उसको पता चलेगा उसको तो खुद ही वो एक प्रकार से उसको खत्म कर देगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यह शक्ति भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता को सिद्ध करती है कि भाई न्यायपालिका भारत में क्या है, स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, किसी के दबिश में रह करके न्यायपालिका काम नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ भी जो एक्शन ले सकता है और राहुल गांधी के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको छोड़ेगा नहीं न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका जो है सर्वोच्च पद होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भगवान के एक प्रकार से अवतार होते हैं, उनका कहा जो है सबको मानना होता है, क्योंकि वो तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, वो सही गलत की बात नहीं करते कि भाई वो मतलब सही गलत की बात, वो जो सही है उसको सही कहते हैं, जो गलत है उसको गलत कहते हैं, इसीलिए वो स्वतंत्र है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता। राइट अ नोट ऑन इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी कीजिए। निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने वाला एक आयोग है जिसको निर्वाचन आयोग कहते हैं। चुनाव कौन करवाता? निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये किसी सरकार के अंतर्गत नहीं होता है। ठीक है, ये एक प्रकार से चुनाव कराने के लिए एक संस्था है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो उसके सथिया होते हैं, यानी कि दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ये 3 लोग होते हैं मेन पावर में और यही चुनाव करवाते हैं। ठीक है, राज्य का चुनाव हुआ, लोकसभा राज्यसभा का चुनाव, यही सब करवाते हैं। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में इसके बारे में पूरा प्रावधान दिया है। एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो देश में चुनाव संपन्न कराता है। कार्य और शक्तियों की अगर बात की जाए तो चुनाव की संरचना, चुनाव का संचालन करवाता है। यह राष्ट्रपति का चुनाव करवाना हुआ, संसद का, राज्यसभा लोकसभा का, राज्य की विधानसभाओं का यानी एमएलए एमपी, लोकसभा राज्यसभा का कोई भी चुनाव होता है यही करवाता। चुनाव आयोग का आयोजन और नियंत्रण जो होता है यही करता। चुनाव में क्या कुछ भी करना है सब कुछ इसी के अंतर्गत होता है। क्योंकि अगर ये आयोग ना होता तो राष्ट्रीय पार्टियां अपने हिसाब से अपना मनमानी कर लेती, लेकिन चुनाव आयोग जो होता है निगरानी रखता है, किसी प्रकार की धांधली नहीं होने पाती चुनाव में। ठीक है, तीसरी बात, अगली बात, आचार संहिता। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए या उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता लागू करता है कौन? जो ये चुनाव आयुक्त होता है, चुनाव आयोग जो होता है ये आचार संहिता लागू करता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि 1 महीने पहले या कुछ दिन पहले से आचार संहिता लग जाती है चुनाव के, ताकि उसमें शासन सत्ता का कोई भनक नहीं होती, शासन सत्ता जो है खत्म कर दी जाती है। उस समय कोई सरकार नहीं होती, चुनाव आयोग जो होते पावर में होता है वही सब कुछ देखता है और इस तरीके से सिस्टम आगे बढ़ता है। ठीक है, नहीं तो जो सत्ता के पक्ष वाले हैं दुरुपयोग कर लेंगे इसका। पंजीकरण, यह राजनीतिक दलों को मान्यता भी देता है। राजनीतिक दल को मान्यता देना हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको चुनाव चिन्ह जो होता है वो सब यही देता है कौन? चुनाव आयोग ही देता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए या रखने में चुनाव आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, चुनाव आयोग जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका में रहता है।
सेक्शन बी की बात की तो इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न, आप जो भी समझे इसको, उसमें तो दीर्घ उत्तरीय ही है। प्रश्न आपका आ चुका है दूसरा नंबर, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। देखिए, परिचय समझे, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय अचानक नहीं हुआ है, बल्कि यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध दशकों से पनप रहे असंतोष और भारतीय चेतना के जागृत होने का परिणाम है। एक बैग नहीं उत्पन्न हुआ है। लगातार जब भारतीयों का शोषण किया जा रहा था, लगातार भारतीयों पर जो है उनका जो है लगातार उनका शोषण हो रहा था, लगातार उनके लिए तमाम प्रकार की चीजें हो रही थी। ऐसे में वो उनके मन में चीजें भनक रही थी कहीं ना कहीं पे, चाहे वो 1857 की क्रांति सबसे पहले चिंगारी लगी हो, 1885 के बाद से एक संस्था बन गई हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई हो, या एक प्रकार से 1905 में बंगाल का विभाजन की घटना हो, या फिर आप देखते हैं 1919 का जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह हो गांधी जी का, या फिर 1935 का भारत छोड़ो, मतलब कि 1935 का आंदोलन कौन सा हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका एक 1919 में असहयोग आंदोलन, 1935 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके अलावा आपका 1942 का आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये सब आप देखते तमाम सारे आंदोलन होते गए, इसी में चौरी चौरा की घटना और तमाम प्रकार की घटना घटित होती गई, और आप देखते नरम दल गरम दल का विभाजन भी हो चुका था। ये सब चीजें आप देखते हैं होनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सभी घटनाओं से 1857 की क्रांति होती है, उससे पहले भी तमाम सारी चीजें हो रही थी, तो उन सभी का परिणाम जो निकला वो राष्ट्रवाद का उदय धीरे धीरे करके होता रहा। यहाँ से और ज्यादा हुआ, फिर यहाँ पर इकट्ठा हो गए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस की स्थापना होती है, यहाँ से और ज्यादा पनपी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इस तरीके से तमाम सारी चीजें, इसके कई कारण थे। आर्थिक शोषण हो रहा था, इसकी वजह से लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अंग्रेजों की धन निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ नीति ने भारत को गरीब बना दिया। दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट किया, उनकी एक पुस्तक है, ठीक है, एक पुस्तक लिखी उन्होंने कहा कि कैसे भारत का पैसा इंग्लैंड जा रहा है। इससे किसानों और व्यापारियों में भारी रोष फैला, और किसानों को लगा कि भाई हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हम इनको टैक्स देते हैं और ये पैसा हमारे देश में न लगा करके व्यापारियों को लगा कि हमारे देश का विकास हो रहा है और ये ब्रिटेन का विकास कर रहे हैं, अपने देश का विकास कर रहे हैं। ऐसे में सभी के मन में रोष उत्पन्न होता चला गया, सभी का जब धन यहाँ से खर्चा हो रहा था। राजनीतिक कारण ये रहा, राजनीतिक एकीकरण। ब्रिटिश शासन ने पूरे भारत में एक समान प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था लागू की थी। इसने भारतीयों को यह एहसास कराया कि उनकी समस्याएं और उनका शत्रु ब्रिटिश सत्ता है, ना कि हमारे जो आसपास के राजा महाराजा हैं। क्योंकि पहले हम आपस में ही लड़ रहे थे और इसी का फायदा अंग्रेजों ने बार बार उठाया, ठीक है। हम दो राजा आपस में लड़ते थे, ये आकर के थोड़ा मदद कर, एक की मदद करता था और एक की शत्रुता कर लेता था, और ऐसे में क्या होता था, हम उनके गुलाम बनते चले गए। तो कहीं ना कहीं फूट डालो राज करो की नीति जो इसकी थी अंग्रेजों की, उसको लोग धीरे धीरे करके समझने लगे। बंगाल का जब विभाजन किया गया, तो बंग भंग किया गया 1905 में, तो एक प्रकार से पूरा विरोध शुरू हो गया। बंगाल से विरोध शुरू हुआ, पूरे भारत में इसका विरोध होने लगा बंगाल के विभाजन का। बंगाल को हिंदू मुसलमान के आधार पर पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था। उसका खूब विरोध हुआ और 1905 में विरोध होना शुरू हुआ। 1911 में आप देखते हैं उसको समाप्त किया गया, क्योंकि जॉर्ज पंचम जो थे भारत में आने वाले थे। उन्हीं के स्वागत में जो अपना ये राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय हे, ये जो है शुरू किया गया था, मतलब वो गाया गया था। सरला देवी ने गाया था इसको। सरला देवी इनकी भतीजी हैं, कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, उन्होंने ही इसको लिखा था। पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भारतीयों ने पश्चिमी देशों की स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचारों को समझा। रूसो और मैजनी जैसे विचारकों ने भारतीयों को प्रेरित किया, और इस तरीके से भारत में कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत एक जो उत्सुकता थी वो आगे आई, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जगने लगा। मैथिली शरणगुप्त जैसे विद्वानों ने भारत भारती नाम की रचनाएं लिखना शुरू कर दी। भारतेंदु हरिश्चंद्र और तमाम प्रकार के लेखकों ने अपने भारत के लिए तमाम कुछ लिखने का प्रयास किया। इसके अलावा यातायात और संरचना, रेलवे और डाक और तार ने देश में दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ दिया, क्योंकि रेलवे का विकास हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाने लगे। डाक का विकास हुआ, चिट्ठी पहुंचने लगी। तार का विकास हुआ, बातचीत करने लगे लोग। ऐसे में एक स्थान की बातें दूसरे स्थान तक पहुंचने लगी। अब राष्ट्रवादी नेता आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के विचारों का आदान प्रदान कर सकते थे, एक स्थान की बात को दूसरे स्थान पर बता सकते थे, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था भैया, पहले जो होता था बातचीत नहीं हो पाती थी और सही तरीके से कोई भी चीज नहीं संपन्न होती थी। अब क्या था, अब सब सारी बातें हो रही है और सबको लोग जा रहे हैं। समाज सुधार आंदोलन तमाम सारे चले, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने तमाम आंदोलन चलाया। उनका ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी। सती प्रथा का अंत करवाया 1829 में।
दयानंद सरस्वती जी आए, आर्य समाज की स्थापना हुई। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना करी। इन सभी भारतीयों में आत्मसम्मान भारतीयों के अंदर जगाए लोगों ने और समाज की कुरीतियों को दूर करने का काम किया। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इन सभी कारकों ने मिलकर के 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया और इस तरीके से आंदोलन का ये तमाम सारी चीजों के माध्यम से आंदोलन शुरू हुए और भारतीय के मन में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की भावना पनपना शुरू हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएं बताएं। ठीक है, 1935 का अधिनियम भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और विशाल दस्तावेज है। हमारे वर्तमान संविधान का लगभग 70% हिस्सा जो है इसी अधिनियम से प्रभावित रहा है। इसकी मुख्य विशेषताओं की अगर बात की जाए बेटा, तो अखिल भारतीय संघ पहली विशेषता, इसमें ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों को मिलाकर के एक संघ बनाने का प्रस्ताव था। हालांकि रियासतों के शामिल ना होने से यह पूरी तरह से लागू नहीं हो सका था। ठीक है, अखिल भारतीय संघ वाला सिस्टम। दूसरी विशेषता थी कि प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और उन्हें अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार दे दिया था। इसके अलावा 1935 के अधिनियम में एक बात और थी, केंद्र में द्वैध शासन का शुरुआत। प्रांतों से हटा करके द्वैध शासन को केंद्र में लागू कर दिया गया, जहां रक्षा और विदेश जैसे महत्वपूर्ण विभाग गवर्नर जनरल के अधीन रखे गए और बाकी जो है बांटते चले गए। शक्तियों का विभाजन भी यहाँ पर था। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया था। इसने शक्तियों को 3 सूची में बांटा था। भारतीय संविधान में जो भी बांटा गया है इसको, 1935 का अधिनियम में भी इसको बांटा गया था। जैसे कि संघ सूची, केंद्र सरकार के जो सरकार है वो संघ सूची में शामिल विषय पर कानून बनाएगी। प्रांतीय सूची यानी कि राज्य सूची में जो शामिल विषय उस पर राज्य सूची कानून बनाएगी। और तीसरी थी समवर्ती सूची, जिस पर कानून कौन बनाएगा, इस पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाएंगी। लेकिन कोई ऐसा मुद्दा है शिक्षा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा पर राज्य सरकार भी कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। तो अगर राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने एक ही मुद्दे पर कानून बना दिया है, ऐसे में किसका मान्य होगा, राज्य का या केंद्र का? तो केंद्र का ही मान्य होगा। ये बात आप ध्यान रखें, भारत में केंद्र पावरफुल है, ये बात आप क्लियर तरीके से समझ लीजिए। देखिए समवर्ती सूची में जैसे विषय ये शामिल है हमारे, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में, एक उदाहरण के रूप में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, संघ सूची का विषय से मिलिट्री यानी कि जो विदेश मामले हैं सारे के सारे, सारे विदेश, राज्य से कोई मतलब नहीं, विदेश से कोई मतलब, विदेश मंत्रालय राज्य के पास नहीं होता है, ये विदेश मंत्रालय होता है केवल केंद्र के पास होता है। संघ सूची का विषय है। प्रांतीय सूची का विषय है पुलिस आपका। ठीक है, जो पुलिस होती है जैसे यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो ये सब पुलिस जो है ये राज्य सूची के विषय है। इस पर कानून केवल राज्य सरकारें बनाती हैं। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, संघ सूची पर विदेश मतलब कि वो कौन बनाता है, वो केंद्र सरकार कानून बनाएगी और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगे और जिसका मान्य होगा किसका, केंद्र का, अगर एक ही मुद्दे पर बन गया। संघीय न्यायालय और आरबीआई। 1937 में एक संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है और इसी अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक का गठन भी किया जाता है। आप देखते हैं 1935 के आसपास ही रिजर्व बैंक भी बनता है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं इसका जो इसकी विशेषताएं हैं, ये सारी विशेषताएं हैं और इन्हीं विशेषताओं को आप देखते हैं हूबहू सीधे सीधे 100 से अधिक अनुच्छेदों को या तो 1935 के अधिनियम से शामिल किया गया है और या तो इसमें से सीधे सीधे उसमें शामिल कर लिया गया बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बदलाव के। निष्कर्षता कह सकते हैं कि यह अधिनियम पूर्ण स्वतंत्रता तो नहीं दे सका, लेकिन इसने भारत में संघीय शासन की मजबूत नींव जरूर रखी है। और अगला सी वाले की बात की जाए, सेक्शन सी की, चौथा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का अर्थ, प्रकृति और महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास और सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए अनिवार्य होते हैं। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेदों में खास करके इन अनुच्छेदों में किसके बारे में बताया गया बेटा, इन अनुच्छेदों में बताया गया है मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया, साफ साफ तरीके से बताया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्लियर। इन अधिकारों के बारे में इसमें बताया गया, बहुत ही बारीकी के साथ समझाया गया। चले
तो 12 से 35 अनुच्छेद जो है भाग 3 के नाम से जाना जाता है। भारत का अधिकार पत्र या भारत का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। ठीक है, अर्थ और वर्गीकरण समझते हैं भारतीय अनुच्छेदों का। ठीक है, इनका भारतीय संविधान में जो शामिल है। मौलिक अधिकार, संविधान मौलिक रूप से 7 अधिकार प्रदान किए गए थे संविधान में पहले, लेकिन अब जो है 6 मुख्य मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। 7वां मौलिक अधिकार जो था उसका नाम था संपत्ति का अधिकार। उसको जो है मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, क्योंकि संपत्ति का मौलिक अधिकार जो था अगर लोगों के पास होता तो वो अपनी संपत्ति का दुरुपयोग भी कर सकते थे। जैसे मान लेते हैं आपके खेत में से सड़क बन रही है, तो आप सड़क ही नहीं बनने देते, पुल बनना है पुल ही नहीं बनने देते, कहते कि भाई संपत्ति मेरी, इस पर मेरा अधिकार है, मेरा मन होगा तो देंगे, नहीं मन होगा तो बिल्कुल नहीं देंगे। आप क्या कर लोगे? ये चीजें हम सीधे तौर पर बोल सकते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को इसलिए इसमें से हटा दिया गया। ठीक है, अब केवल 6 ही मौलिक अधिकार आपके भारतीय संविधान में बचे हुए हैं। हिल रहा है क्या वीडियो? 1 मिनट रुकेंगे, चलिए। तो कौन कौन से अधिकार है? समानता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार कौन? समानता का अधिकार। कब से कब तक? अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक का जो अनुच्छेद है उसमें समानता का अधिकार है, जिसमें आपका अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून की नजर में सभी बराबर है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी जाएगी, यानी नौकरी वगैरह में किसी प्रकार की कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी। आरक्षण इसका अपवाद है, बाकी सब कुछ बराबर होगा सभी चीजों में। और इसके अलावा अनुच्छेद 16 यही कहता है। 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किया जाएगा। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत किया जाएगा, यानी जो राजा धीराज महाराज की उपाधि लोग धारण करते थे वो सब बंद हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत वगैरह सब कुछ खत्म कर जाएगा, अनटचेबिलिटी खत्म किया गया। 14 से 18 ये है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात की जाए तो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, 19 से 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कब से कब तक बेटा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका पड़ेगा अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, लिख लीजिएगा इस अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 5वां अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यह अनुच्छेद आपका 29 में है। ठीक है, और आपका अगला संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, 29 30 में यह आपका हो जाएगा। ठीक है, और 31 तो आपका वही था, क्या नाम है, संपत्ति का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। संविधान की आत्मा भी इसी को B.R. अम्बेडकर साहब ने, B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी इसी को कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा, चूंकि ये क्या है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान के तो ये आपके हो गए मौलिक अधिकार के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अधिकारों की प्रकृति वाद्य यानी जस्टिबल है। यदि सरकार या कोई व्यक्ति इन अधिकारों का हनन करता है तो नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत वो सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, एक व्यक्ति भी, निरंकुश नहीं। ये अधिकार असीमित नहीं है। ठीक है, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी कि ये मौलिक अधिकार आपको परमानेंट नहीं दिए गए हैं। कुछ मौलिक अधिकार जैसे कि जीने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये सब आपको मिली रहेगी, लेकिन कभी कभी जब देश हित की बात आएगी और देश हित को खतरा लगेगा इनसे, तो ये चीजें खत्म भी की जा सकती हैं, अस्थायी नहीं। संसद इनमें संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन मौलिक अधिकारों में भी संशोधन हो सकता है। महत्व इसका यह है कि लोकतंत्र के रक्षक है। ये अधिकार लोकतंत्र को वास्तविक बनाते हैं और बहुमत की निरंकुशता से अल्पसंख्यकों की रक्षा भी करते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी हिंदू पावरफुल हैं और हिंदू लोग मुस्लिम को या फिर जो है या सिख को या ईसाई को या बौद्ध को, यहूदी को अभी जो है नहीं रहने दें यहाँ पर, कहे कि नहीं मेरा ही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब मोदी जी हिंदू शासक हैं, लेकिन क्या वो मुसलमानों को कभी ऐसा बोले हैं? नहीं बोले हैं। कभी वो बौद्धों को या जैनियों को या यहूदियों को, पारसियों को, ईसाइयों को, सिखों के बारे में कभी कुछ गलत बोले हैं? नहीं बोले हैं। वो हमेशा से आप देखते हैं सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं पे क्या है, अल्पसंख्यकों की रक्षा की एक हित भी है, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय संविधान में उनको मौलिक अधिकार मिला है कि वो अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने धर्म की पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार धर्म मानने, विचार प्रकट करने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति को देता है भारतीय संविधान। इसके अलावा कानून का शासन,
ये सुनिश्चित करते हैं कि देश में व्यक्तियों का नहीं बल्कि कानून का शासन चलेगा। साफ साफ ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान में। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र के प्राण हैं, यानी कि एक जीव हैं जिनके बिना नागरिक की स्वतंत्रता अधूरी हो जाएगी। यानी अगर लोकतंत्र को जिंदा रहना है तो मौलिक अधिकारों का होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 के तहत भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन से आपसे प्रश्न पूछा भी गया, मैंने पेपर आपको पहले दिखाया ही है, पेपर में सारे प्रश्न आए हुए हैं। परिचय, भारतीय संविधान ना तो अत्यधिक कठोर है और ना ही अत्यधिक लचीला है, यानी बहुत ज्यादा ना इसमें संविधान में संविधान में संशोधन करते हुए दिक्कत आती, ना ही बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। अनुच्छेद 368 संसद को यह शक्ति देता है कि वह समय की आवश्यकता के अनुसार संविधान में बदलाव यानी संशोधन कर सकती है। अब तक 104-5 बार संशोधन हो चुका है संविधान में। क्यों? क्योंकि इसमें समय के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब संविधान बना था तो उस समय की सिचुएशन अलग थी, आज सिचुएशन अलग है, तो संविधान में बदलाव जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें संविधान में बदलाव जरूरी होता है और होता रहेगा, ऐसे इसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि क्या होता है, समय के अनुसार बदलाव जरूरी है। 368 में पूरी की पूरी बात कही गई है। संशोधन की विस्तृत प्रक्रिया, देखिए संशोधन कैसे किया जाता है। विधेयक की प्रस्तुति होती है। विधेयक यानी कोई कानून अगर बदलाव करना है, संविधान में कुछ बदलाव करना है तो एक विधेयक पारित करवाया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से उसको पास करवाना होता है और राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है और फाइनली वो कानून बन जाता है या बदलाव हो जाता है। संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, में विधेयक पेश करके शुरू की जाती है। ठीक है, और इसे किसी मंत्री या निजी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, यानी कोई विधायक सांसद ला सकता है या फिर कोई मंत्री ला सकता है। विशेष बहुमत, अधिकांश संशोधन के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना बहुत जरूरी है। 2/3 बहुमत से आपको पास करना होता है इसको। जितने भी लोग हैं उसका 2/3 बहुमत आपको मिलना, यानी कि मान लीजिए 100 लोग हैं अगर, उनका 2/3 क्या हो जाएगा, भाग कर दो, जो आएगा उत्तर हुई 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 33, 33 दूना 66, कम से कम 66 लोग या 65 लोग वोट देने चाहिए 100 में से, तब पास होगा। राज्यों की सहमति, यदि संशोधन संघीय ढांचे जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, केंद्र राज्य का संबंध का कोई मामला हुआ तो उससे जुड़ा हुआ है, तो उसे कम से कम आधे राज्यों से, खास करके 50% राज्यों से आपको विधानसभाओं के द्वारा अनुमोदित करवाना होगा। क्योंकि अगर आधे राज्यों से आप नहीं अनुमोदित करवाएंगे तो ऐसे बड़े मुद्दे पर कानून नहीं पारित होगा। संविधान में कोई संशोधन या संघीय ढांचा में कोई परिवर्तन करना है, राष्ट्रपति के चुनाव को बदलना है, केंद्र और राज्य के बीच में किसी संबंधों में बदलाव करना है, तो ऐसे में आपको 50% राज्य से, क्या मान लेते हैं 50, आधे राज्यों से आपको सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, विधानसभाओं के विधायकों से भी। राष्ट्रपति की स्वीकृति, मान लेते हैं विधायक ये पास हो गए आप संसद, ठीक है, दोनों सदनों से पास हो गया 2/3 बहुमत से। अब क्या होगा, दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति 24वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। वो इसे वापस नहीं भेज सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता था, राष्ट्रपति का नहीं मन होता था तो नहीं करते थे। लेकिन अब क्या कर देगा, 24वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति को ये बता दिया गया कि भाई देखो, तुम्हारे सिग्नेचर केवल इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम ज्ञान नहीं दे सकते हो कि भाई इसको बताओगे कि ऐसा नहीं वैसा होगा। राष्ट्रपति बस केवल नाम मात्र का मुखिया है, वो केवल सिग्नेचर करता है, सिग्नेचर हो गया उसके बाद में राष्ट्रपति का काम खत्म। अब राष्ट्रपति अगर चाहे तो सिग्नेचर नहीं भी कर सकता था पहले, लेकिन अब करने के लिए बाध्य, वो अगर नहीं करता तो वो अपने आप पास मान ले जाता है। कुछ अधिकार राष्ट्रपति के पास, जैसे जेबी वीटो वगैरह हो गया, जेब में डाल दे उसको, रख ले, 2 दिन बाद उस पर सिग्नेचर करे, ऐसा कर सकता है। निष्कर्षतः यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहे और राष्ट्र की प्रगति में बाधक ना बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6वां नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, शक्तियों एवं कार्यों पर चर्चा कीजिए। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन चुनाव, और शक्ति क्या है, उसके पास कार्य क्या है। देखिए, उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का द्वितीय सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति के बाद में दूसरा जो सर्वोच्च पद है किसका है, उपराष्ट्रपति का है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो किसका सदस्य होगा, उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन मतलब कि क्या होता है, भले वो उपराष्ट्रपति है लेकिन वो राज्यसभा का सभापति होने का गौरव भी उसको मिलता है। राज्यसभा में जो बैठता है उपराष्ट्रपति ही भाषण वो अध्यक्ष होता है, जबकि लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है, जैसे ओम बिरला जी बैठते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है
जिसमें संसद के दोनों सदनों खास करके लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होते हैं। चूंकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होते, क्योंकि मनोनयन जो होता है राष्ट्रपति स्वयं करता है। 12 लोगों को, ठीक है, सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कहां से? अलग अलग क्षेत्रों, शिक्षा से, साहित्य से, खेल से, इन सभी से 12 लोगों को चुना जाता है, जो राज्यसभा में बैठते सांसद दी जाती है उनको। तो राष्ट्रपति चुनता है। अब मान लेते राष्ट्रपति ने चुना ही नहीं को, ठीक है, मान लेते रामनाथ कोविंद जी ने इनको चुना था। अब फिर से चुनाव लड़े रामनाथ कोविंद जी और कोई दूसरा भी लड़ा, तो ये 12 लोग तो रामनाथ कोविंद जी को ही वोट देंगे ना, क्योंकि रामनाथ कोविंद जी ने इनको चुना था। या द्रौपदी मुर्मू जी ने चुना 12 लोगों को, तो द्रौपदी मुर्मू जी को एक प्रकार से ये वोट देंगे। इसीलिए इन लोगों का कोई वोट ही नहीं डालना है इनको, ठीक है, ये हट जाएंगे। केवल लोकसभा और जो राज्य की विधानसभा है उनके जो केवल आपके जो निर्वाचित सदस्य हैं उन्हीं को वोट डालने का अधिकार राष्ट्रपति को, लेकिन उपराष्ट्रपति जो होता है उसको ये भी वोट दे सकते हैं 12 लोग, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पर, आपके दोनों लोग, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित यानी चुनाव जो लड़े हैं जीते हैं वो भी, और जो मनोनीत हैं जिनका चुनाव राष्ट्रपति ने कर दिया है वो भी शामिल होते हैं। यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। उपराष्ट्रपति का शक्तियां और कार्य, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्यकाल, मुख्य पद, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मैंने आपको बताया भी। तो मुख्य कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है ये उपराष्ट्रपति। वह सदन की गरिमा बनाए रखते हैं और मतदान के समय निर्णायक मत भी यानी कास्टिंग वोट जो होता है वो दे सकते हैं। यानी उपराष्ट्रपति मान लेते हैं राज्यसभा में कोई मुद्दा पारित करवाया जा रहा हो और किसी एक वोट के लिए मामला लटक रहा हो, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति वोट डालने का अधिकार राष्ट्रपति को, वैसे वोट नहीं डालता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बाकी बाद में डाल सकता है अगर मामला फंस गया हो। कार्यवाहक राष्ट्रपति भी होता है। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की, या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, या महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तो इन सभी स्थितियों में खाली हो जाता है राष्ट्रपति का पद। ऐसे में खाली राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति बैठेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी ना रह जाए तो कौन बैठेगा? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति का पद संभालेगा। अगर वो भी ना रहे तो कौन? वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वो संभालेगा। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक जो है उस पद पर बैठ सकता है, राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति के सभी वेतन और भत्ते भी मिलते हैं। यानी राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वही वेतन उपराष्ट्रपति को मिलेगा, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति अब बन चुका है, उसके पद पर काम कर रहा है। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक निरंतरता बनाए रखने के लिए अत्यंत जरूरी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विधानसभा की संरचना, शक्तियों और कार्यों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। यह विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली कैसे है? देखिए, परिचय, राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, हो सकते हैं, जिनमें विधानसभा निम्न सदन कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये 5 साल पर भंग हो जाती है। बावजूद सबसे शक्तिशाली सदन यही को कहते हैं, क्योंकि इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जो विधायक होते हैं, एमएलए, वो इसी में बैठते हैं विधानसभा में, क्योंकि इसके सदस्य जनता के द्वारा सीधे चुने हुए होते हैं और जनता सर्वोपरि है भारत में। संरचना और कार्य, संरचना, विधानसभा के सदस्यों खास करके विधायकों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 हो सकती है। यानी किसी भी विधायकों की संख्या 500 हो सकती है, ठीक है, किसी भी राज्य की, और 60 जो होते कम से कम हो सकते हैं। शक्तियां, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना, राज्य का बजट पारित करना, और इसके अलावा बात की जाए तो मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखना इसके मुख्य काम होते हैं। किसके? विधान परिषद के, विधानसभा के। विधान परिषद की श्रेष्ठता के कारण, क्योंकि धन विधेयक जो होता है, बजट और धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश होते हैं। विधान परिषद इन्हें केवल 14 दिन तक रोक सकती है, उसके आगे वो रोक नहीं सकती। मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व, राज्य की जो सरकार यानी मंत्री परिषद बनती है वो सब विधानसभाओं में ही बनती है, केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को गिरा भी सकती है, ठीक है। विधान परिषद जो होती है वो नहीं कर सकती। विधान परिषद बस नाम मात्र के लिए होती है, केवल सहायता करने के लिए। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है, इसमें एमएलसी सभी राज्यों में नहीं होती, केवल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बड़े बड़े राज्यों में होती है, जिसको चलाने के लिए जरूरत पड़ती है। अंतिम निर्णय की बात की जाए बेटा, तो अंतिम निर्णय, साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर विधानसभा का निर्णय ही प्रभावी होगा, विधान परिषद उतनी पावरफुल नहीं होती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि चूंकि विधानसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। और विधान जो परिषद होती है उसमें जो एमएलसी होते हैं उनसे जनता से कोई मतलब नहीं होता, जनता उनको नहीं चुनती है। अगला क्वेश्चन,
8वां नंबर प्रश्न, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए तथा भारतीय लोकतंत्र पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, न्यायिक सक्रियता परिचय। जब न्यायपालिका अपने पारंपरिक संवैधानिक दायरे से बाहर निकल करके विधायिका या कार्यपालिका को उनके कर्तव्यों की याद दिलाती है या नीतिगत निर्देश देती है, इसको मंत्रियों को या विधायकों को, सांसदों को बताती है, मोदी जी को बताती है, तो इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। क्योंकि वो अपना काम तो कर ही रही है न्यायपालिका, लेकिन वो साथ साथ कार्यपालिका को और विधायिका को, यानी कानून बनाने वाली संस्था को और कानून को लागू करवाने वाली संस्था, कानून को बनाता कौन है? विधायिका बनाती है, संसद कानून को बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करवाती है और न्यायपालिका उससे जुड़े हुए विवादों का निपटारा करवाती है। ठीक है, तो ये न्यायपालिका बताती है कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, फिर ऐसा हो रहा है, इसको आप थोड़ा ऐसा कर सकते हैं। इसका महत्व ये है, महत्व और प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव। जनहित याचिका यानी PIL के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को न्याय मिल रहा है। जैसे किसी मुद्दे को लेकर PIL दायर की जा सकती है, जैसे कि अभी देखते कोई भी मुद्दा होता है तो किसी के खिलाफ आप PIL दायर कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण हो गया, मानवाधिकार हो गया और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। ठीक है, PIL के माध्यम से ही जारी होता है, PIL होता है। नकारात्मक प्रभाव यह है कि आलोचकों का मानना है कि इससे शक्तियों के पृथक्करण का संतुलन बिगड़ता जाता है। कभी कभी न्यायालय उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर देता है जो प्रशासन के अधीन है, जैसे कि सड़क निर्माण या शहर की सफाई को लेकर के भी जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो उसमें हावी हो जाता है। ऐसे में ये फिर शक्तियों का विभाजन जो हो गया कि न्यायपालिका का अलग काम है, कार्यपालिका का अलग काम है, विधायिका का अलग काम है, तो वो कहीं ना कहीं पे बाधित हो जाता है। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र के लिए वरदान है, जब तक कि यह न्यायिक अतिक्रमण में ना बदल जाए। यानी कि ये कहीं ना कहीं पे आपको जब तक अच्छे तरीके से तो ठीक है, लेकिन इसका बुरा प्रभाव नहीं होना चाहिए, अब गलत प्रभाव इसका नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, जिसकी इसके गलत प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों पर चर्चा कीजिए। देखिए, परिचय, केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध जो है, देखिए परिचय लिखेंगे। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है जहां केंद्र यानी सेंट्रल और राज्य यानी स्टेट, उन दोनों के बीच में विधायी शक्तियां का स्पष्ट बंटवारा। विधायी माने कानून, कौन से मुद्दों पर कानून राज्य बनाएगी, कौन से मुद्दों पर कानून केंद्र बनाएगी, पूरा बटा हुआ है। इसका बंटवारा 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। विधायी संबंध और 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और उसमें तमाम सारी सूची शामिल है, जैसे कि संघ सूची। इसमें 100 विषय शामिल है संघ सूची में, जैसे कि रक्षा, विदेश नीति, रेलवे का पूरा, ऐसे तमाम प्रकार के 100 विषय ऐसे हैं जिन पर केवल और केवल कानून केंद्र सरकार ही बनाती, मोदी जी ही बनाते हैं, जिस पर केवल केंद्र कानून बना सकता है। दूसरी सूची होती बेटा, वो होती राज्य सूची। ठीक है, दूसरी सूची होती राज्य सूची, इसमें 61 विषय शामिल है। राज्य सूची पर शामिल विषयों पर केवल और केवल राज्य सरकार ही कानून बनाती है, जैसे कि पुलिस प्रशासन हो गया, जेल को लेकर के हुआ, कृषि को लेकर के कानून हुआ अपने राज्य की, तो ये सब राज्य सरकार कानून बनाएगी, जिस पर सामान्यतः राज्य सरकार कानून बनाती है। और तीसरी जो सूची होती है उसमें समवर्ती सूची होती है। समवर्ती सूची में इस समय 52 विषय शामिल हैं, जैसे शिक्षा हो गया, विवाह को लेकर कानून हो गया, ये सब इस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों से कानून बना सकते हैं। विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून यहाँ पर मान्य होगा, राज्य का कानून जो होता है नेग्लेक्ट हो जाता है। कोई ऐसा मुद्दा जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना दिया है, ऐसे में केंद्र का मान्य होगा और राज्य का उसी समय खत्म हो जाएगा कानून। ठीक है, ध्यान रखिए। अपशिष्ट शक्तियां जो होती बेटा, किसके पास नहीं होती? केंद्र के पास। अपशिष्ट यानी जितनी भी बची कुछ शक्तियां जो नोट नहीं की गई है, ऐसी शक्ति जो नोट नहीं की गई है, वो सारी शक्तियां किसके पास नहीं थी बेटा? ऐसी शक्तियां जो नोट नहीं की गई है वो केंद्र के पास नहीं थे। जो विषय किसी सूची में शामिल नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। इसी को अपशिष्ट शक्तियां कहते हैं, जिस पर ना तो केंद्र सरकार, ना तो केंद्र सूची में शामिल विषय है वो, ना ही राज्य सूची में, ना ही समवर्ती सूची में। ऐसे विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है, उस सूची पर भी केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। केंद्र का वर्चस्व यहाँ पर साफ साफ दिखता है। अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा चाहे तो संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। अगर राज्यसभा चाहे, राज्यसभा मतलब कि जो राज्यसभा के सांसद हैं वो सब लोग चाहें, राज्यसभा और लोकसभा दोनों लोग अगर चाह ले तो संसद जो होगी वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। आपातकाल के दौरान केंद्र की शक्ति असीमित हो जाती है। ऐसे में केंद्र को है जो है, राज्य की शक्ति हो चाहे कोई भी शक्ति हो, राज्य सरकारों की शक्तियां सारी की सारी केंद्र की हो जाती है। उस समय केंद्र पावरफुल में हो जाता है, राज्यपाल उसमें पावरफुल हो जाता है,
राष्ट्रपति का एक प्रकार से पावरफुल आ जाता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान केंद्र को मजबूत बनाता है ताकि देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रहे, लेकिन राज्यों को भी पर्याप्त विधायी स्वतंत्रता इसमें मिलती रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व और उसके मुख्य आदर्शों की व्याख्या कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड मेन आइडियल्स ऑफ प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है। यह उन मूलभूत आदर्शों और उद्देश्यों को दर्शाती है जिन्हें संविधान निर्माता प्राप्त करना चाहते थे। संविधान की अगर बात की जाए, जो प्रस्तावना है प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें साफ साफ कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए काम करते रहेंगे। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि समानता, न्याय, बंधुत्व, सभी की बात की गई, अखंडता। ठीक है, मुख्य आदर्श और व्याख्या। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की बात भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में की गई है। इसका इरादा यह है, इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है और किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होता है? सॉवरेनिटी, संप्रभुता। इसका मतलब होता है कि कोई भी देश, उस पर जो आंतरिक मामले हैं उस देश का, अपन अंदर का मामला, उस पर भी सरकार ही कानून बनाएगी और बाहरी मामलों पर, विदेश नीतियों पर भी सरकार ही कानून बनाएगी। वो किसी दूसरे देश की सरकार से पूछने नहीं जाएगी कि हमको एक कानून बनाना, हम बनाए कि ना बनाए। जैसे मान लेते हैं अभी मोदी जी को कोई कानून बनाना है, आंतरिक मामला हो चाहे बाहरी मामला हो, तो अमेरिका से पूछने नहीं जाएंगे, ब्रिटेन से पूछने नहीं जाएंगे, चीन से पूछने नहीं जाएंगे कि हम कानून बनाए कि ना बनाए। यानी हमारे ऊपर किसी विदेशी सत्ता का, किसी विदेशी शक्ति का दबाव नहीं है। ठीक है, तो हम संप्रभु कंट्री हैं। ठीक है, तो ये साफ साफ भारतीय संविधान की प्रेम्बल में ही लिखा है। ये पहली चीज। दूसरी चीज है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है उसमें मुख्य तौर पर लिखा हुआ, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता, सोशलिस्ट एंड सेकुलरिज्म। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ये सब 1976 में, कि भारत में सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है और राज्य का लक्ष्य सामाजिक आर्थिक समानता लाना है। यानी सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर समाज में समानता लाने के लिए जो है ये काम करेगा पूरा संविधान। ये बात यहाँ पर आपका प्रियम्बल में इस बात का मेंशन बाद में किया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है ये भारतीय संविधान में शामिल नहीं था पहले। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत में शासन की शक्ति जनता के हाथ में है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है? गणराज्य माने होता है जैसे कि ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री है और दूसरा राष्ट्रपति नहीं होता। वहां पर अभी भी राजा हैं, रानी होती है, जैसे विक्टोरिया, या फिर उन्हीं वहां पर भी राजा रानी का परिवार ही एक प्रकार से चलता रहता है। यानी वहां पर एक होता सरकार का मुखिया, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, और देश का मुखिया कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। तो भारत में क्या है? भारत में देश का मुखिया कौन है इस समय? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी देश की मुखिया हैं। लेकिन सरकार की मुखिया कौन है? सरकार का मुखिया माननीय मोदी जी हैं। तो मोदी जी यहाँ पर देश के मुखिया हैं, सॉरी सरकार के मुखिया है मोदी जी, ठीक है। लेकिन जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो एक प्रकार से देश की मुखिया हैं। देश की मुखिया और सरकार का मुखिया, दोनों मुखियाओं का चुनाव होता है। ऐसे देश को हम गणराज्य कहते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं। भारत है, लेकिन ब्रिटेन नहीं है लोकतांत्रिक गणराज्य, वो गणराज्य नहीं। रिपब्लिक स्टेट वो होता है जिसमें देश का मुखिया, सरकार का मुखिया दोनों जनता के द्वारा चुना गया हो। अनुवांशिकता पर आधारित न हो, राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, ठीक है, जो योग्य होगा वो राजा बनेगा, इसको लोग उसको गणराज्य कहते हैं। यही पर चीजें लिखी हैं। भारत में शासन की शक्ति जनता के हाथ में है और देश का प्रमुख यानी राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का भी चुनाव ही होता है। न्याय और स्वतंत्रता और समानता की बात भी करता है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बात भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना करती है। प्रस्तावना नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देती है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करती है तथा अवसर की समानता सुनिश्चित करने का संकल्प लेती है। कौन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी राज्य बनाने के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बात करेंगे। न्याय में कौन सी जो है, न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने। एतद द्वारा ऐसे लिखा गया पूरा उसमें। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का वह दर्पण है
जो भारत के भविष्य के स्वरूप और सरकार के उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, आपकी परीक्षा के लिए ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताएं। वैसे सब चर्चा हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 256 से 263 में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, पूरा इसके बारे में आप चर्चा कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके जो है आप पीडीएफ में प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको मैंने आपके लिए और रख रखा है, ये सब आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया है। पेपर से इधर मैंने कुछ प्रश्नों को रखा था, तो वो प्रश्न आपके मिल जाएंगे पीडीएफ जब आप प्राप्त करेंगे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 99 84 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। पीडीएफ सभी का मिल जाएगा, सभी ऐसे पेपर तमाम सारे मैं और सॉल्व करवाऊंगा। इस नंबर पर आप क्या कर देंगे, अपना नाम एसएमएस कर देंगे, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। केवल फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स लेना है अगर आपको तो 100 रुपए फीस है, और फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों का लेंगे तो आपके लिए 150 रुपए फीस रखी गई, 50 रुपए कम हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास जैसे एसएमएस करेंगे एक इसके अंदर क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपए अगर एक सेमेस्टर का लेना है तो, और 150 रुपए फीस आपकी लगेगी तब जब आप दोनों सेमेस्टर, नहीं फर्स्ट सेमेस्टर पूरा और पूरा सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर आपका 6 महीने तक की क्लास भी उसमें मिल जाएगी। मेरे हिसाब से सबसे बेटर आपके लिए ये रहेगा। ये वाला कोर्स लेंगे तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का पूरा लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिल जाएगा, मेजर माइनर को करिकुलर, इसके अलावा आपका सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये फीस जो है खुद भी जमा कर सकते हैं और किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आपकी प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, सारी व्यवस्था आपके लिए की जाएगी, ठीक है। सारे नोट्स आपको मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं किसी का नहीं मिलेगा। और सेकंड सेमेस्टर में तो आपकी बार आपकी परीक्षा एमसीक्यूज होने वाली है, तो सेकंड सेमेस्टर की पूरी व्यवस्था तैयारी, कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट आपके 100 क्वेश्चंस के, यानी कि कम से कम 500 क्वेश्चंस की श्रृंखला तैयार की जा रही है, जो कि पिछले 5 सालों के पेपर होंगे उनको सॉल्व करवा करके मैं दे दूंगा आपको सभी के लिए, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ, पूरी एक व्याख्या के साथ सब कुछ आपको मिलेगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट, तो पिछले 6-7 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका पूरा अनुभव, मतलब मेरा पूरा अनुभव आपको मिलेगा, मेरा पूरा साथ है, आप अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। मात्र 150 रुपए में आपका फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों का मिल जाएगा। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं प्लीज एसएमएस करें, वैसे सभी को आपको जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।